नमस्कार, मैं शानू झा और स्वागत करता हूं अपने चैनल न्यूट्रल जर्नलिज्म। आज एक ऐसे शख्सियत के साथ मैं आप सभी को रूबरू कराने जा रहा हूं जो किसी पात्र परिचय के मिथिला और मिथिलांचल और झंझारपुर विधानसभा को छोड़ करके बिहार में भी किसी पात्र परिचय के मोहताज नहीं है। लगातार बिहार सरकार में मंत्री भी रहे हैं। 2005 से 2008 तक गन्ना विभाग मंत्री, 2008 से 9 तक आपदा प्रबंधन और ग्रामीण विकास मंत्री के रूप में भी ये कार्यरत थे। और इस बार जो इलेक्शन है ये पंचवर्षीय योजना के तहत जनता ने इन्हें पुनः झंझारपुर विधानसभा में कार्यरत किया है। आपका बहुत बहुत स्वागत। हमारे साथ अभी भारतीय जनता पार्टी से विधायक, वर्तमान विधायक झंझारपुर विधानसभा 38 से नीतीश मिश्रा जी हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत हमारे चैनल न्यूट्रल जर्नलिज्म। सबसे पहले मेरा सवाल रहेगा, और ये जो इतना आपका जो अदम्य वोटों से आपने जीता झंझारपुर विधानसभा, जो कुछ इससे पहले जो पंचवर्षीय जो चुनाव हुई थी 834 वोटों से आप असफल रहे, अनफॉर्चुनेटली ये बात थी। और इस बार जो जनता का अदम्य जो आपको जिताने का जो प्रावधान हुआ, और इसमें आपका क्या ओपिनियन रहेगा जनता को? देखिए, इस बात की जो जीत हुई है ये बहुत ही लगातार इस बात को कहते आ रहे हैं कि बहुत ही अभूतपूर्व समर्थन और एक तरह से वोट के माध्यम से झंझारपुर की जनता ने अपना आशीर्वाद दिया है, और आशीर्वाद के साथ एक बहुत ही उम्मीद भरा वोट उन्होंने दिया है। 95,000 वोट लगभग मुझे प्राप्त हुए हैं, और मुझको इस बात का एहसास है कि 42,000 से चुनाव जीतना, 95,000 वोट प्राप्त करना एक ही साधारण बात नहीं है। और झंझारपुर के मतदाताओं ने बहुत ही विश्वास के साथ अपने मत को मुझ पर व्यक्त किया है, और मैं इस जवाबदेही को समझ भी रहा हूँ। और लगातार मैं इसी प्रयास में हूँ कि जो झंझारपुर के लोगों ने मुझे चुना है उनकी उम्मीद पर मैं कैसे खड़ा होता हूँ, क्योंकि इतना व्यापक जन समर्थन बहुत कम मिल पाता है, और इस जन समर्थन के अनुरूप मैं कार्य कर सकूँ, यही मेरी कोशिश है। और ईश्वर से यही प्रार्थना है वोटों की संख्या से इतनी शक्ति दें कि मैं उनकी उम्मीद पर खड़ा कर सकूँ। बिहार में चौथा और पांचवा आपका शायद स्थान रहा है इस वोटों की अदम्य संख्या से। और ये जो कोरोना काल है सर, इस कोरोना काल में विभिन्न सेक्टरों में पुनः से लोग कार्यरत हो गए हैं, लेकिन जहाँ तक प्राइवेट स्कूल की बात है, शायद मैं उन लोगों से बात भी किया था जो प्राइवेट स्कूल के संचालक हैं। बहुत सारे लोगों ने हमें कहा कि उनसे जाकर सर से पूछिएगा कि ये जो प्राइवेट स्कूल की जो ये कार्य जो कार्यशील थी, लेकिन कोरोना के कारण ये जो अभी स्थगित हो गई है, ये भी आपका एक पहली निगाह होनी चाहिए कि इस समस्या का समाधान हो और प्राइवेट स्कूल पुनः आरंभ। इसमें एक चीज समझना पड़ेगा कि कोरोना अभी समाप्त नहीं, और ये बात लगातार कही जा रही है कि नहीं, हम कोरोना के प्रति हम सावधानी बरतें। और विद्यालय और बच्चों को आप समझेंगे कि अगर जब ये निर्णय सरकार लेती है और सरकार को जिस दिन लगेगा कि नहीं अब हमारी स्थिति ऐसी हो गई है कि नहीं हमारे बच्चे जा सकें, क्योंकि बच्चों में इन्फेक्शन की जो संभावना है वो भी अधिक है, और बच्चों के माध्यम से इन्फेक्शन के बहुत बड़े कैरियर भी हो सकते हैं, उनके माध्यम से इन्फेक्शन फैलने की भी संभावना ज़्यादा है। इसी के कारण मुझको लगता है कि सरकार ने अभी निर्णय नहीं लिया है कि छोटे बच्चों के लिए विद्यालय प्रारंभ हो। प्राइवेट स्कूल की समस्या अपनी जगह जरूर है, लेकिन हमको लगता है वो भी समझेंगे कि बच्चों के स्वास्थ्य से बड़ा कोई और हित नहीं हो सकता है। लेकिन हमको लगता है धीरे धीरे चीज़ें सामान्य हो रही हैं, और मुझको पूरा विश्वास है कि आने वाले समय में जब राज्य सरकार को लगेगा, प्रशासन को लगेगा कि नहीं अब हम विद्यालय खोल सकते हैं, तो पाठन का कार्य जरूर प्रारंभ होगा। झंझारपुर में आपने मेडिकल कॉलेज लाने की जो आपका जो पहल था वो बहुत ही सराहनीय पहल है, लेकिन ये जब अभी आप इस पद पे, अभी विधायक पद पे अभी आप कार्यरत हैं, इससे पहले जो विधायक थे उनका कहना था कि ये जो वर्क है ये वर्क आरजेडी पार्टी के द्वारा किया गया है। इस पे ये आपको कहाँ से मतलब तथ्यात्मक लग रहा है? मुझको सिर्फ फर्क नहीं पड़ता है, अगर वो प्रसन्न हो रहे हैं कि उन्होंने लाया तो उसको कोई आपत्ति नहीं है। काम कहीं भी हो रहा है, झंझारपुर में हो रहा है, केंद्र सरकार और राज्य सरकार के प्रयास से ही हो रहा है। केंद्र सरकार की भी राशि है और राज्य सरकार की भी इसमें राशि लगी हुई है, और मेरा ये मानना है कि कोई भी बड़ा काम जब नहीं होता है, सिर्फ एक व्यक्ति का प्रयास नहीं होता है, सबों के सामूहिक प्रयास से ही कोई कार्य सफल हो पाता है। लेकिन अगर उनको प्रसन्नता है तो प्रसन्न रहे। और ये रोजगार की जहाँ की बात हुई, ये सबसे बड़ी समस्या है, चाहे आप भारत को ले लें या फिर बिहार की ले लें। लगातार इसकी 2018 से लेकर के 2020 तक का जो सिलसिला है, उस सिलसिले में इसका जो ग्राफ है वो नीचे गया है, इसमें कतई दो राय नहीं।
लेकिन अगर एनडीए सरकार जो जिस समय में लोकसभा का चुनाव लड़ रही थी, 2 करोड़ युवाओं को रोजगार मिलेगा, ये आश्वासन दिया गया था। और इस वर्तमान में जो चुनाव अभी सफल हुआ है, उसमें भी 19 लाख लोगों को रोजगार मिलेगा। उसके बाद विपक्ष के लोगों का कहना था कि 10 लाख की नौकरी। तो ये रोजगार और नौकरी के बीच में जो सिलसिला चला और इसमें जो बगावतें हुई, इसके बाद आपको क्या लगता है कि झंझारपुर विधानसभा के युवाओं के लिए रोजगार कितना बड़ा मसला हो सकता है और ये कब समाधान हो जाएगा? देखिए, रोजगार सिर्फ झंझारपुर के लोगों के लिए एक समस्या नहीं है। पहली बात तो ये समझना पड़ेगा कि कोरोना की अवधि में पूरे विश्व में जो एम्प्लॉयमेंट की स्थिति थी, उसमें रिसेशन आया, उसमें गिरावट आई, क्योंकि लॉकडाउन हुआ, बहुत जगह परिस्थितियाँ हुई। लेकिन मुझको पूरा विश्वास है कि उस लॉकडाउन की भी अवधि में माननीय प्रधानमंत्री जी ने आत्मनिर्भर पैकेज की घोषणा की है और आत्मनिर्भर पैकेज के विभिन्न माध्यमों जो उनके प्रावधान है, वो फर्स्ट फेज आया, सेकंड फेज आया, थर्ड फेज भी आया। तो आत्मनिर्भर भारत के विभिन्न प्रावधानों के तहत आने वाले समय में रोजगार के नए अवसरों का भी सृजन होगा। और जब हम रोजगार की बात करते हैं शायद इस बात को आप जरूर समझें कि रोजगार सिर्फ नौकरियां नहीं होती, स्वरोजगार भी उसका एक बहुत ही बड़ा कॉम्पोनेंट है। और स्वरोजगार भी एक बहुत बड़ा माध्यम होता है लोगों की जीविकोपार्जन के लिए। तो आने वाले समय में जो रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे और हमारा एक ऐसा माहौल बनेगा कि अधिक से अधिक युवा जो चाहते हैं अपने पैरों पर खड़ा होना, अपना कारोबार शुरू करना, वो भी होगा। साथ में जो गवर्नमेंट वैकेंसीज हैं उसको भी पूरी की जाएगी और नए रोजगार का भी सृजन होगा। और मुझको पूरा विश्वास है कि जनता ने 5 वर्षों का मौका दिया है इस नई सरकार को, अभी 1 महीना हुआ है। तो आप देखेंगे जरूर कि आने वाले समय में, जैसे अभी 2 दिन पहले ही आपने देखा होगा कि आदरणीय नितिन गडकरी जी का एक आया था कि एथेनॉल की बहुत बड़ी संभावना हो सकती है और बिहार में बहुत बड़ा रोजगार इसके माध्यम से आ सकता है। तो राज्य सरकार और केंद्र सरकार मिलकर बिहार के युवाओं के लिए निश्चित हम लोग काम करेंगे। सुशील मोदी जी का कहना है कि बिहार में रोजगार स्टैब्लिश इसलिए नहीं हो सकता है क्योंकि पानी की बहुत ज्यादा समस्या और जमीन की बहुत बड़ी समस्या है। नहीं, मुझको लगता है कि बिहार की अपनी सीमाओं के बावजूद आने वाले समय में एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज बढ़ेंगी और हमारे यहाँ एग्री बेस्ड इंडस्ट्री की संभावना बहुत है और लगातार राज्य सरकार ने इस पर काम भी किया है। और मुझको लगता है बिहार में पानी की उपलब्धता, हमारी जो मिट्टी है, हमारा जलवायु और हमारे यहाँ जो लोग हैं, इनके माध्यम से आने वाले समय में आप भरोसा रखें, आप जरूर बदलाव देखेंगे और रोजगार के बहुत सारे अवसर आने वाले समय में देखने लगेंगे। ये सर बाढ़ की समस्या लगातार झंझारपुर से जूझ रही है। इससे नरवाड़, नवटोलिया, उसके बाद आप गोपलखा को ले लें तो बहुत ज्यादा इफेक्टेड होता है। और जहाँ से और जो बाढ़ की जो समस्या हो जाती है, इसके बाद इफेक्टेड होने के बाद लोग NH-57 पे अपना एक आप उसे टेंट लगा के कह सकते हैं या पॉलिथीन टांग के लोग रहते हैं। ये समस्या सर बहुत ही दर्दनाक समस्या है और ये कब तक इस समस्या का समाधान हो जाना चाहिए? देखिए, बाढ़ एक न सिर्फ झंझारपुर या मधुबनी के है, संपूर्ण उत्तर बिहार और मिथिला की एक बहुत बड़ी समस्या है। और विकास के जितने भी काम होते हैं, अधिक साल बाढ़ के आ जाने से उसको जो क्षति पहुंचती है तो सरकार को भी बहुत नुकसान होता है, क्योंकि हमें वो सभी काम को फिर से करना पड़ता है। मुझको पूरा भरोसा है कि जैसे आपने झंझारपुर की बात कही है, तो लगभग 350 करोड़ से भी अधिक की परियोजना जो हमारे तटबंधों के सुंदरीकरण का है, जिसके ब्लैकटॉप रोड उसके बनने हैं। तो हमारे जब तटबंध जितने बने हुए हैं, उस विवाद में नहीं जाएंगे कि तटबंध होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। लेकिन जो हमारे तटबंध हैं, वो तटबंध हमारे मजबूत कैसे होंगे, उस पर ये योजना बहुत सफल होगी। क्योंकि 80 के दशक में भी ये तटबंध हमारे कालीकृत था और बांध हमारे मजबूत थे। साथ ही आपदा वाली स्थिति जब भी अगर आती है, तो हमारे नागरिक कैसे तैयार है उसको फेस करने के लिए, कि उसका सामना कैसे करें और सरकार क्या उनको सुविधाएं दे सकती है अगर कभी बाढ़ आता है तो। इसके अलावा जो अस्थायी निदान है, चाहे डिसेंटिंग की बात होती है कि आप कमला में ही देखेंगे या आप गंगा में भी देखेंगे, कोसी में भी देखेंगे, गाद की बहुत बड़ी समस्या है, सीवेज की समस्या बहुत बड़ी है। तो उस पर भी सरकार चिंतन कर रही है। इंटरलिंकिंग और रिवर्स आपने सुना होगा, जहाँ नदियों को जोड़ने की योजना पर भी राज्य सरकार काम कर रही है कि हम जिन क्षेत्रों में पानी की उपलब्धता नहीं है और जिधर पानी है, हम इंटरलिंकिंग और रिवर्स के माध्यम से उसको कनेक्ट करें ताकि पानी का फ्लो उधर जाए और हमारी बाढ़ की विशिष्टता घटे। उसके अलावा जो अंतर्राष्ट्रीय विषय हमारा नेपाल के साथ है, उस पर भी केंद्र सरकार सजग है
और मुझको पूर्ण विश्वास है कि बिहार और उत्तर बिहार की प्रगति तभी होगी जब इस बाढ़ की विभीषिका से जो प्रत्येक साल नुकसान होता है उसको हम रोक सकें। ठीक है सर, मान लो आपको कहते हैं जो आपके विपक्ष के जो प्रतिपक्ष के नेता है इस बिहार विधानसभा के झंझारपुर विधानसभा जो 38 संख्या है, यही के कुछ नेता कहते हैं कि ये बाहरी है, लोकतंत्र में अधिकार है कि हम कहीं से जाकर के कहीं पे भी चुनाव लड़ सकते हैं। इसका जीता जागता प्रमाण आप असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM ने इस बार 5 सीटें हासिल की और वो हैदराबाद में चुनाव है, और बीजेपी ने भी निकाय चुनाव में हैदराबाद में अच्छा अपना पकड़ बनाया और 44-45 सीटों में मतलब बीजेपी एक बड़ी पार्टी वहाँ पे उभरी है इस निकाय चुनाव को लेकर के। तो क्यों विपक्ष के पार्टी वाले लोग जनता नेता आपको कहते हैं कि ये बाहरी है, इन्हें बाहर की रास्ता दिखाया जाए, लेकिन जनता ने तो आपको एक्सेप्ट किया। मुझको लगता है आपने अपने प्रश्न में ही उत्तर दे दिया जी। ये मेरा छठा चुनाव था, 4 बार मैं झंझारपुर से निर्वाचित हो चुका हूँ, 95,000 वोट आना, 42,000 से जीतना, इसके बाद भी कोई प्रश्न रह जाते हैं। और ये वैसे ही लोग हैं जो देश को तोड़ना चाहते हैं, देश की प्रगति से इनको नुकसान है, कोई विषय नहीं है इनके पास, इस तरह की बातें उठाते हैं। लेकिन इनको भी अब समझ लेना चाहिए कि जो 10 नवंबर को जो चुनाव परिणाम आए हैं, चुनाव के समय में लोग 10 तरह की बातें रखते हैं, हर एक तरह के विषय को वो लाते हैं। जनता निर्णायक थी, जनता को ये तय करना था कि उनके हित के लिए कौन व्यक्ति बेहतर हो सकता है। जनता ने अपना फैसला 10 तारीख को, जब 3 को चुनाव हुआ 10 को फैसला आया, उन्होंने स्पष्ट कर दिया। तो मुझको लगता है जो इस तरह की बातों को उठाते थे उनको खुद ब खुद झंझारपुर की जनता ने ही जवाब दे दिया। भारत भर की एक अभी जो समस्या है सिर्फ किसान समस्या को लेकर के, जैसे आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस प्रिंट मीडिया के साथ में बड़ी सिलसिलेवार तरीके से सारी बातों को रखा, मैं सुन रहा था। लेकिन मैं एक ही क्वेश्चन पूछूंगा, सरकार कहती है कि MSP जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस है ये खत्म नहीं है, सरकार कहती है, लगातार रविशंकर प्रसाद जी का भी कहना था। लेकिन उसी पार्टी यानी बीजेपी पार्टी में एक संता कमेटी है, उस कमेटी का कहना है कि ये जो MSP है इट इज अ एक्स्ट्रा बर्डन ऑफ आवर इकोनॉमी। तो व्हाट इज योर ओपिनियन अबाउट दिस मैटर? कमेटी जब बात को प्रधानमंत्री और सर थोड़ा सा ये मतलब यहीं पे हमें लगता है कि जो किसान हैं वो आंदोलित हो रहे हैं। एक तरफ से कहा जाता है कि जो मिनिमम जो सपोर्ट प्राइस है वो बंद नहीं होगा सरकार की तरफ से, लेकिन यही कमेटी का कहना है कि ये बंद हो जाना चाहिए क्योंकि ये एक्स्ट्रा बर्डन ऑफ आवर इकोनॉमिक पे पड़ता है। आप जिस कमेटी की बात कर रहे हैं ये तो बहुत सारे रिसर्च रिपोर्ट मिलेंगे जो सब्सिडी के खिलाफ में रहते हैं, प्रश्न वो नहीं। जब देश के कृषि मंत्री जी ने स्पष्ट कर दिया, माननीय प्रधानमंत्री जी ने स्पष्ट कर दिया कि इस कानून के प्रावधानों में MSP का कोई जिक्र भी नहीं है, MSP कंटिन्यू है। और NDA की सरकार में UPA सरकार की तुलना में जब आप MSP का इंक्रीज देखेंगे वो बहुत अंतर है, उसमें बहुत बड़ा है। तो जब देश के कृषि मंत्री ने स्पष्ट कर दिया, गृह मंत्री जी ने स्पष्ट कर दिया, तमाम नेताओं ने और सरकार के मंत्री ने स्पष्ट कर दिया है कि MSP कंटिन्यू करेगा, MSP को हटाने की ना कोई बात है, ना उसकी कोई कल्पना है, ना कोई चर्चा है। तो अब तो इस बात को अगर कोई उठा रहे हैं तो अब ये तो उनकी मर्जी है। क्यों नहीं समझ रहे हैं? नहीं, अगर कोई व्यक्ति समझना नहीं चाहेगा, झंझारपुर में कहा कि नहीं कोई कठिनाई हो रही है। बिहार में आपने कहीं देखा है कि क्या किसान राजनीतिक दल के और राजनीतिक कार्यकर्ता तो NDA जो करेगा उसके विपक्ष में होना चाहिए, लेकिन जो आम किसान है, आम किसान को कहाँ कोई दिक्कत है? उनको तो भरोसा है मोदी जी पर, उनको भरोसा है मोदी जी पर कि नहीं मोदी जी हमारे कल्याण के लिए सोच रहे हैं, और ये मोदी जी ने लगातार कहा भी है। लेकिन जो व्यक्ति समझना नहीं चाहे, उसके प्रावधानों को वो समझे नहीं, जैसे ये विरोध आप CA के समय में देखेंगे, 370 के समय में आप देखेंगे, तो कोई अनावश्यक रूप से अगर कोई विरोध करे, आप उसके प्रावधानों को ना पढ़ें, आप उन बातों को ना समझें, तो इसमें कोई क्या कर सकता है। लेकिन उसको पूरा भरोसा है कि आने वाले समय में धीरे धीरे जो कुछ राज्यों के किसानों को ये संशय है वो अपने आप दूर हो जाएगा, जब इन कानून के प्रावधानों को वो पढ़ेंगे और कानून के प्रावधानों को समझेंगे। तो ये हमारे साथ नीतीश मिश्रा जी हैं, इन्होंने बड़ी ही सिलसिलेवार तरीके से सारे सवालों का बहुत ही अच्छी तरीके और तार्किक पूर्ण से सारी बातों का जवाब दिया है, सारे सवालों का जवाब इन्होंने दिया है। और मेरी शुभकामना आपसे ये है कि जिस पंचवर्षीय में आपको जनता ने अदम्य वोटों से सराहा है, आप उस कार्य पे और भी प्रशस्त हो और लगातार जिस तरह से आपको लोग यशस्वी विधायक के रूप में आपको लोग देखते हैं, आप और यश की कामना मैं आपको करता हूँ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमें अपना समय दिया और
थैंक यू सो मच।